की राजनीति में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का नाम चिरपरिचित है और डॉक्टर संजय निषाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मत्स्य विकास मंत्री भी है। और टीवी 100 के विशेष संवाददाता संदीप कुमार से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश के पिछड़े और वंचित लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने का काम बड़ी तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज के वंचितों के उत्थान का प्रयास लगातार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियत और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों को लेकर के उनसे मैं बात करूंगा। सर, टीवी 100 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बधाई है आपके चैनल और दर्शकों को भी। सर, चूंकि आपका नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति से तो है ही सर, अब तो राष्ट्रीय फलक पर भी कहीं ना कहीं आपका नाम सामने आता है। सर, कैसे देखते हैं एक डॉक्टर के जीवन से, आप होम्योपैथिक डॉक्टर और अब आप पूरे प्रदेश का इलाज कर रहे हैं। इलाज का मतलब मत्स्य के जो भी चीजें हैं, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, संसाधन उपलब्ध कराना, सरकार की नीतियों से रूबरू कराना, इस दौर को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूं कि हम एक निषाद राज के वंश में पैदा हुआ। कितने लोग 3000 वर्ष से हमारे इस निषाद राज, जो अयोध्या से कभी भगवान राम जब त्रेता में चित्रकूट गए थे तो अपने बड़े भाई निषाद राज से मिले थे। इलाहाबाद से 40 किलोमीटर पहले एक श्रृंगेरपुर धाम है, वहाँ एक बहुत बड़ा किला है, वहाँ उन्होंने रात्रि विश्राम की थी और निषाद राज की सेना को लेकर रावण राज, दुख देने वाले राज को खत्म किया था। और भगवान राम जब अयोध्या लौट के आए तो राज्याभिषेक जब होने लगा तो उन्हें लगा कि नहीं, हम युद्ध नीति में कौशल है, राजनीति बड़ा अलग मामला है, तो अपने बड़े भाई निषाद राज को याद की। और जब वो उनकी पहली कैबिनेट में निषाद राज आए और दोनों लोगों ने मिलकर एक पॉलिसी बनाई जिसे राम राज कहते हैं, मतलब सुख का राज कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि मुगलों और अंग्रेजों और कुछ राजनीतिज्ञों ने इससे हमारी भारतीय संस्कृति को इतना नष्ट की, उस व्यवस्था को, कि आज जब कभी सोने की चिड़िया थी, जब उन लोगों ने उनके बजट, उनकी पॉलिसी, उनकी नीतियों से भारत सोने की चिड़िया थी और दुनिया के लोग इस भारत में पढ़ने लिखने और कमाने आते थे, तब हम दुनिया को खिलाते जिलाते थे। तो जीडीपी ग्रोथ 33.5 था। मैंने कहता हूँ, जस्टिस ऑफ इंडिया नाम की एक बुक है जो अमर सेन ने लिखा है, जो नालंदा के वाइस चांसलर हैं, कि तब हमारी आबादी 2 करोड़ थी और हम एजुकेशन में 75% थे और हम जीडीपी 33.5 था, मतलब दुनिया में 3 रुपए में 1 रुपया भारत का चलता था। तो आज के दिन में हम क्या है, जब अंग्रेज मुगल आए तो हम 30 गुना गरीब अमीर थे, मुगल 30 गुना गरीब थे। यार, वो लूटने आए थे लुटेरे के रूप में, इतने लूट पाए 750 वर्ष में कि हम, जब अंग्रेज आए तो 20 गुना अंग्रेज अमीर गरीब थे, हम 20 गुना जो है अमीर थे। मतलब 750 वर्ष में 10 गुना लूट पाए। जब अंग्रेज 350 वर्ष में भारत को लूटे, वो भी लुटेरे थे, 20 गुना गरीब थे, आए थे व्यापार करने के लिए। जब भारत छोड़कर जाने लगे तो केवल एक पाउंड 1 रुपए के बराबर हो गया, मतलब हम 20 गुना केवल लूट पाए। मतलब 1150 वर्ष में हम केवल 30 गुना लूटे गए। अब मैं अभी इंग्लैंड गया था, स्कॉटलैंड, वहां ब्रिटेन, कि 1 रुपए का वहां के बिस्कुट लेने के लिए 1 पाउंड का हमें 100 रुपए देना पड़ता था। 100 टाइम इंक्रीज हो गया 70 साल में। मतलब जब देश आजाद हुआ 1947 में तो डॉलर, पाउंड और भारत का रुपया एक बराबर था, वो 100 गुना अमीर हो गए, हम 100 गुना कमजोर क्यों हो गए? इसके मतलब पॉलिसी जो बनी, तो जो बजट से देश चलता है, तो पॉलिसी से देश चलती है, तब सोने की चिड़िया थी। कैसा पॉलिसी बनी, कैसी नीति बनी कि अमेरिका जो है, आज ब्रिटेन हमसे 100 गुना अमीर हो गया, हम 100 गुना गरीब हो गए। इसके वजह से लगा कि मैं डॉक्टर था कि जब हमारे खून में राजनीति है, हमारे हाथ में सत्ता थी, तब जाके हम जो भारत को समृद्धशाली बनाए थे। तो इसके मतलब राजनीति के शिकार लोग निर्बल हैं और राजनीति के हिस्सेदार सबल हैं। जो बजट के शिकार हैं वो निर्बल हैं, बजट के हिस्सेदार सबल हैं। उसमें एक लोकतंत्र की व्यवस्था दी गई, संविधान बना। तो संविधान को बनाने में 193 जातियां उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में 578 जातियों पर, जब अंग्रेजों को जब हमारे लोगों को समझ में आ गया कि देश लूटने आए हैं, तो हमारे लोगों ने मारकर भगाया उन्हें। तो पहले सड़क तो थी नहीं, हाईवे नहीं था, रोड नहीं था, नदियों का एक मार्ग था, तो नदियों के जल मार्ग से आते
आते जाते थे। तो सबसे पहले लड़ाई निषादों ने लड़ा कि ये सारे लुटेरे ने मारकर भगा दो। अंग्रेजों ने कानून बनाया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो 12 अक्टूबर 1871 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक डिबेट में कहा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, और ये बदमाश जातियां हैं मछुआरे निषाद, और ये जो है अंग्रेजों को मार रही कतली हैं। हमें मार्शल काउंटर एक तरीके से कह दिए जन्मजात अपराधी हैं। तो कोई जन्म से अपराधी तो होता नहीं, और भारत को आजाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानी जन्म का अपराधी तो होता नहीं। तो 12 अक्टूबर 1871 को उन्होंने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके इन जातियों को महरूम कर दिया रोजी रोटी से, जनजाति जीवन से भी नरकी जीवन हो गए इनके। ऐसे में ये देश तो आजाद हो गया। वह काला कानून, संविधान तो बन गया, 1947 में देश आजाद हो गया, संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया, लेकिन ये जो जातियां थी इनके ऊपर उस समय के नेताओं ने बड़ा अपराध किया कि संविधान में एक जगह भी नहीं लिखा। 31 अगस्त 1952 को जब चंद्रिका राम निषाद, जब हिस्ट्री मिलती है, जो सांसद थे कलकत्ता की, चूंकि वेस्ट बंगाल क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित नहीं था, तो वहां 8 सांसद हमारे निषाद जीत के आए थे। और उस समय उन्होंने सदन में आवाज दिया, डिबेट किया। मजबूरन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनको फिर से सदन रात में चलाना पड़ा, और 31 अगस्त 1952 को क्रिमिनल कास्ट हटा, और फिर जाके डीनोटिफाइड ट्राइब्स नोटिफिकेशन डीनोटिफिकेट हुआ, तो इनका नाम दिया गया डीनोटिफाइड ट्राइब्स, मतलब विमुक्त किया गया उस काले कानून से। ये विमुक्ति जनजाति के रूप में है। लेकिन क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 बना, उसके आधार पर इन्हें 74 प्रकार की व्यवस्था देनी चाहिए थी। लेकिन उस क्रिमिनल ट्राइब इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट जो है कूड़ेदान में डाल दिया कांग्रेस ने। सपा बसपा ने भी कूड़ेदान में डालती रही। तो देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं, मार्शल हैं, ये तो इनके अंदर जो है राष्ट्रवाद है, ये इनके अंदर तो जिंदगी डोनेशन करने का पावर। ये अगर कहीं राजनीति में आ गए तब तो बेड़ा गर्क होगा। पता चला कि अब इनको दबाया जाए, इनको हमेशा प्रेशर में रखा जाए, इनको अंग्रेजी पढ़ने से रोक दिया। गांव के लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी को पढ़ लेंगे, संविधान पढ़ लेंगे। 60 साल गांव में अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया। एक देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया, लूटने का काम किया। तब तक एक बयान आता है राजीव गांधी का कि हम 100 रुपया भेजते हैं गांव के गरीबों को, अगर SC ST OBC अल्पसंख्यक को, ये 85-20 में सब खा जाते हैं, 15 पहुंचता है। ये गरीबों का पैसा खाने वाले एक ऐसे राष्ट्रभक्त हो सकते हैं सफेद पोश। तो हमें एक सेना बनानी पड़ी। हमें लगा कि नहीं, निषाद राज की सेना ने, अगर दुख देने वाली सरकार खत्म हुई थी रावण राज, तो फिर से सेना चाहिए और ये सुख देने वाले राज को लाना पड़ेगा। तो मैंने एक स्कूल खोला, इंस्टीट्यूट की, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट खोला कि एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। तो पढ़ा, ये पता चला कि हमें किताब पढ़ने को अवसर मिला अबाउट द पॉलिटिक्स चर्चिल की। उसकी मेन पेज पे लिखा था कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर इन द डेमोक्रेसी। सभी मतलब राजनीतिक शक्ति ईश्वर की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है इस लोकतंत्र में। दूसरे पन्ने में लिखा था कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है लोकतंत्र में। तीसरे पन्ने में लिखा था कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज द स्वीट पॉइजन इन द डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। मतलब सामाजिक संगठन एक मीठा जहर है इस युग में लोकतंत्र में, अगर उनके पास राजनीतिक दल नहीं है तो। बस एक लाइन आगे उसके चौथे पन्ने में लिखा है कि द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी, बट द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। जो वोटर है वो असली भगवान है इस लोकतंत्र में, वही सब कुछ कर सकता है। बट द वोटर इज द पॉलिटिकली अनकॉन्शियसनेस। ये जो वोटर है ये बेहोश है पॉलिटिकली, मतलब राजनीतिक रूप से बेहोश है, उसके अंदर राजनीति के बारे में पता ही नहीं है। और बेहोश आदमी का चाहे इज्जत लूटो, धन लूटो, हिस्सा लूटो, कुछ भी करो पता नहीं। तो हमें प्रोग्राम बनाया एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। हमें एक लिखा कि राजनीति कुछ है नहीं, राजनीति समस्याओं का समाधान है, संविधान समस्याओं का समाधान है, संविधान सबको बराबर करता है। तो उसमें आया कि संविधान कुछ है नहीं, ओनली वन द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक फ्यूचर and the provide constitutional safeguard and the development of the country। मतलब एक संविधान के तहत एक अभिभावक के रूप में राजनीति है, और अभिभावक वो होता है कि जो पढ़ाता लिखाता बढ़ाता है और उसके धन और उसके भविष्य का है। लेकिन कैसे अभिभावक हुए? गर्दन पर तलवार रख के 750 बरस झंडा हरे रंग का टंगाया।
कैसे अभिभावक हुए कि तोप लेके आए, 350 बरस अभिभावक बने रहे। मतलब सर आपकी जो विचारधारा थी वो कहीं ना कहीं चर्चिल से काफी प्रभावित रही, क्योंकि आप ये आपने जिन जिन शब्दों का चर्चिल की बुक का जिस तरह से आपने बात यहाँ पर बताई, इसमें वो अंतिम लाइन जान लीजिए पूरा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। यही रहा कि हम लोग अधूरा ज्ञान लेकर हमेशा खतरे से खतरनाक हो गए, खतरे से हम लोग बर्बाद हो गए। उसमें आया कि कोई भी संवैधानिक, जो संविधान की व्यवस्था के अनुसार जिसके पास दल होगा वही समस्याओं का हल करेगा, जिसके पास दल होगा वो सरकार चलाएगा, और दल होगा तो उसके पास एक नेता होगा, एक झंडा होगा, एक नारा होगा, एक चुनाव चिन्ह होगा, एक जो है विचारधारा होगा। तो ये 5 हथियार होंगे वही होगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास 5 हथियार थे, वो पावर में आ गए, वो पैसे वाले हो गए। पता चला उनके जो पॉलिटिकल पार्टनर थे वो पावर और पैसे पर, मतलब कम संख्या में पॉलिटिकली ट्रेंड लोग पावर पैसे के मालिक हो गए, और बहुसंख्य लोग पॉलिटिकली अनट्रेंड, जिनके पास झंडा टोपी नारा नहीं था, वो निचले पावदान। ये हो गया कि अगर दल नीचे वाले पावदान के लोगों को दबा के रखा जाएगा तभी पावर में हम रह सकते हैं। मतलब हम दबंग तभी रहेंगे जब उन्हें अपंग बना के रखेंगे। पता चला कानून से बेजा इस्तेमाल करके 70 साल से इस जनता को अपंग बना के रखा गया, पढ़ाई लिखाई सब क्षेत्रों से, और जो लोग रहे। तो पता चला कि भाई बिना झंडे का तो कुछ मिला नहीं। दलित अगर झंडा उठा लिए वो भी पावर में आ गए। मान लीजिए लेदर पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ अपर कास्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, तो आज उनके साथ देखो क्या हुआ। आज पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन मुलायम सिंह हो गए, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन हो गए। तो फिशरमैन के लिए भी कोई काम करे, कोई पॉलिटिकल गॉडफादर होना चाहिए। पता चला जब मैं वर्क करने लगा तो कोरोना आ गया। कोरोना में बहुत देश के लोग फंस गए नदियों में, समुद्र में। तो मैं, क्योंकि इंटरनेशनल, मतलब हमने कई कॉन्फ्रेंसेस करा रखे हैं, तो पूरे दुनिया में 14 देशों से हम 2-3 बार अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का कॉन्फ्रेंस करा रखे हैं। ऐसे में दुनिया के कई देशों के हमें नंबर थे, उनसे कांटेक्ट करके मैंने उनके जान बचाए। उन्होंने एक पांडिचेरी में पुमकार जगह है जहाँ से संघमित्रा ने श्रीलंका पर यहाँ से विचारधारा लेके गए थे बौद्ध धर्म का, उस पुमकार जगह पर हमें बुलाया गया वर्ल्ड फिशरीज डे पर, और वहाँ हमें पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि दी। तो हम अपने को सौभाग्यशाली हैं कि इनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक एडवोकेट जो सड़क पर था, अब प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक वकालत करता हूँ, आज के दिन मुख्यमंत्री के लिए। तो ये हम सौभाग्यशाली हैं कि इस समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए फिशरीज डिपार्टमेंट मिला हुआ। सर आपका जो, चूंकि मूल पेशा आपका डॉक्टरी का था, इलेक्ट्रिक होम्योपैथी से आप जुड़े रहे थे, उसमें अगर देखा जाए तो जनता की नब्ज आपको बेहतर तरीके से पकड़नी आती थी। सर गोरखपुर में आपने भारतीय जनता पार्टी को दिखा दिया कि आपकी ताकत क्या है, आपके समाज की ताकत क्या है। इसके बाद आज आप भारतीय जनता पार्टी में ही अच्छे ओहदे पर हैं। समाज के लिए क्या कुछ ऐसी नीतियां हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के आज आगे बढ़ा रही है? देखो, संविधान के मुताबिक 2 कैटेगरी है, एक बैकवर्ड है, एक फॉरवर्ड है। जनरल को हम फॉरवर्ड कहते हैं, लेकिन बैकवर्ड में SC ST भी है, अदर बैकवर्ड OBC जिसे कहते हैं, मतलब उसमें 3 कैटेगरीज है। लेकिन दलितों के नाम पर दल बनाया एक सतीश मिश्रा इन कंपनी के साथ हो रहा है। मतलब पॉलिटिकली पार्टनर जो रहे वो पावर में रहे, और पॉलिटिकली पार्ट रहे वो दलित अभी दलदल में है। OBC के नाम पर दल बनाया इन्होंने, और उन्होंने पॉलिटिकली जो पार्टनर रहे अमर सिंह इन कंपनी, वो पावर में रहे, पैसे वाले रहे। बाकी गांव के OBC तो ऐसे ही रहे। तो पता चला कि नहीं, अब पॉलिटिकली ट्रेंड करना पड़ेगा ना। तो मैंने सोशल वर्क करना शुरू किया। सोशल वर्क में पता चला हमारी डिस्पेंसरी पर जो 100 रोगी आते थे तो 30 ऐसे लोग होते थे जिनके पास किराया नहीं होता था। दवाई की बात छोड़ दीजिए, वो हमें जानते थे कि डॉक्टर साहब पास जाएंगे तो इलेक्ट्रो मतलब होता क्विक्स, इलेक्ट्रो होम्योपैथी मतलब होमोस्टैसिस प्रोसेस द बॉडी। जितने भी हमारे जो वाइटल ऑर्गन है एक हार्मोनियस आपस में तालमेल मिलकर, दिल फेफड़ा जो भी वाइटल ऑर्गन है एक सामंजस्यपूर्ण कार्य करके हमें स्टडी स्टेट में बनाए रखते हैं कि ब्लड में हमारा जितना भी कंस्टिट्यूएंट हो मेंटेन रहे। तो ये क्विकली होमोस्टैसिस को मेंटेन कर दिया है, जिसका नाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है। तो पता चला कि शरीर के अंदर जैव रासायनिक क्रियाओं का समान रूप से होना स्वास्थ्य है, असमान रूप से होना रोग है, और जैव रासायनिक अपक्रियाओं का न होना मृत्यु है। और इन जैव रासायनिक अपक्रियाओं को समान रूप से मेंटेन रखने के लिए हमारे जीन से हमेशा एंजाइम निकालते हैं इंट्रासेलुलर। वो पौधों में भी एंजाइम है, उनसे वो एंजाइम दे देते थे, इसलिए इमीडिएट वो ठीक हो जाते थे। तो वो लोग आते थे, बड़ी भीड़ होती थी। 30% रोगी के पास किराया नहीं होता था।
और लगभग 40% ऐसे रोगी होते थे, कहते थे बढ़िया रोग, बढ़िया दवाई लिखी है। अब पता चला कि जो और बचे लोग होते थे, कहें बढ़िया डॉक्टर बताइए जो हम चले जाएं। तो ये पता चला कि जो आर्थिक विषमता थी, तो ये पता चला कि ये जो जातियां हैं, ये वो जातियां हैं जो क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित हैं, जो उजड़ी हुई हैं। ये देश को आजाद कराने के लिए पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में है, रोड साइड पर हैं, ये घूम भौरिया हैं, ये नट हैं, निषाद हैं, केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाता में भर हैं। ये जातियां कुछ नहीं। आप जाओ सड़क के किनारे, एक राणा प्रताप का चिन्ह ठेला लगा के बैठे हुए हैं बेचारे, उनमें ठेला में देखोगे राणा प्रताप का चिन्ह है। वो कहते हैं साहब क्या मामला, क्या हमें राणा प्रताप के लिए हमारे पुरखे हथियार बनाते थे, इसलिए अंग्रेजों ने हमें क्रिमिनल कास्ट करके घोषित करके उजाड़ दिया। अब बताओ, जो देश को आजाद कराया हो, इस 75 साल के अमृत महोत्सव मना रहे, जो देश को आजाद कराया हो, वो रोड पर घूमे, ये कैसा लोकतंत्र है? जब यहाँ जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है, रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी, असली भगवान वो है, वो साइनिंग अथॉरिटी है, वो वोट देके नोट और नौकरी पर उसके कब्जा किया जा रहा है। असली तो हकदार लोकतंत्र का वो है ना, जो देश को आजाद कराया। असली में वो हिस्सेदार है ना, वो हिस्सेदार नहीं, शिकार हो गया, राजनीति का शिकार हो गया। तो मैंने कहा कि पॉलिटिकली पार्टनर बनाओ इनको, पॉलिटिकली पार्टनर बनाओ, पावर में आओ, वो तब राजनीति का हिस्सेदार बनेगा, तब जाके उसकी गरीबी दूर होगी। नहीं तो राजनीति का शिकार होगा तो कुछ नहीं होगा। तो शिकारी, हमारे पुरखे तो शिकारी थे। 70 फुट नीचे मछली कई किलो की है, उनके हवा से जान जाते थे, अब बिना मारे छोड़ने दें। सर आपने एक बड़ा बयान दिया, पॉलिटिकली पार्टनर। तो क्या पॉलिटिकल पार्टनर बनने के बाद आप समझ रहे हैं कि जो चीजें वो समय के साथ नहीं चल पाई, जो समय के साथ नहीं हो पाई, वो अब सामान्य रूप से आगे आएंगी? देखिए, लंबी बीमारी है तो दवाई थोड़ी लंबी है। हम कुछ और है नहीं, मार्गदर्शक हैं। एक डॉक्टर कुछ करता नहीं, एक्सरे करके बता देता है कि ये रोग है, दवाई उसे खाना है। और जब रोग से डर जाता है तो अपने आप पूरा फुल टाइम दवाई खाता है। तो मैं समाज में कुछ नहीं करता, हमारी एक टीम है, वर्क करती, एक्सरे करके बता दिया कांग्रेस कितना सत्यानाश करी। कांग्रेस बटन दबाओगे तो पूरा रुपया विदेश चला जाएगा। आप हाथी दबाओगे तो वो पार्टनर तुम्हें ले जाएंगे, हाथी तुम्हें दबाएंगे। साइकिल दबाओगे वो हीरो हो जाएंगे, तुम जीरो हो जाओगे। तो इन्हें लगा कि मैंने बताया कि भाई हाथी दबाए तो उनके माँ के, जब तक हाथी नहीं थी मशीन में, तब तक उनकी माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे। और जैसे हाथी बटन आ गया और आपने दबा दिया तो उनकी माँ के कोख से हाकिम पैदा होने लगे। अब तुम्हारे माँ के कोख से कभी मालिक पैदा होते थे, निषाद राज के वंशज थे, और आज जो है मजबूर और मजदूर पैदा हो रहे हैं। साइकिल बटन दबाने, साइकिल नहीं थी मशीन में, वो ईवीएम मशीन, ईवीएम मतलब ई फॉर इम्प्लाई, बी फॉर बिला, एम फॉर मनी, उसका मेरा डिस्क्रिप्शन है कि अगर साइकिल बटन दबा देते हो तो साइकिल नहीं था तब वो कांग्रेस का बटन दबाते थे, तब उनकी माँ के कोख से चरवाह पैदा होते थे। और जैसे साइकिल आ गई, उन्होंने दबा दिया तुमसे, तो उनके माँ के कोख से प्रदेश चलाने वाले, देश चलाने वाले माननीय मुलायम सिंह रक्षा मंत्री हो गए। चरवाह से देखो देश चलाने वाले हो गए, और तुम इस देश को चलाते थे निषाद होकर, और तुम आज के दिन में हरवाह हो गए, मजदूर में। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा भी बटन होना चाहिए उसमें, हम अब किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। तो एक भोजन भरी थाली उनका बटन हो गया। उन्होंने कहा 5 हथियार हाथी ने लिया, हीरो हो गए, 5 हथियार साइकिल ने हीरो हो गए। अब बाकी लोग निर्बल जो लोग हैं, निर्बल को सबल बनने वालों का एक हथियार है, एक नेता है डॉक्टर संजय, और एक पार्टी है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, जन जन का बल, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास भी 5 हथियार चाहिए नेताजी हमें, डॉक्टर साहब। तो हमने पार्टी बनाई। हम कह नहीं, हमारे नेता आप ही रहेंगे, आप हमारे पॉलिटिकल गॉडफादर हैं। उन्होंने एक झंडा नारा दिया जय निषाद राज का, क्योंकि भाई भगवान राम को गंगा पार किया था। जब प्रधानमंत्री उतरे प्रयागराज में तो सबसे पहले निषाद राज की धरती को प्रणाम किया। 9 बार नारा प्रधानमंत्री जय निषाद राज का लगाया, योगी जी ने नारा लगा। तो जो नारा कि जब जय निषाद राज का झंडा किले पर था निषाद राज के, तब सुख था। भगवान राम, अयोध्या में जय श्री राम का झंडा था तब सुख था। अब हरे रंग का झंडा लग गया बाबरी मस्जिद के ऊपर, हरे रंग का झंडा लग गया जहां भगवान राम रात्रि विश्राम की, उनके सीने पर मस्जिद लग गई। तो अब भाई हरे रंग का झंडा तो क्या किया, जो हरे रंग के झंडे वाले समर्थक हीरो और तुम जय निषाद राज। तो उन्होंने कहा कि अब घर घर झंडा पहुंचाएंगे तब निषाद राज के किले में झंडा लहराएं। घर घर जय श्री राम का झंडा लगा तो देखो जय श्री राम का झंडा अयोध्या में लग गया। तो आज के दिन में इनके बाद पार्टी हो गया, नेता हो गया, नारा हो गया, और फिर इनके पास भी चुनाव चिन्ह
एक झंडा हो गया जय निषाद राज का, चुनाव चिन्ह भोजन भरी थाली हुआ, एक विधायक पहले बनाया तो लगा नहीं मेरा वकील तो पहुंच गया। निषाद पार्टी 70 साल में निषाद नेता को कुर्ता पहनाते थे और पिछली सीट पर बैठाते थे, क्योंकि जितवा के तो कांग्रेस साइकिल पंजा वाले लाते थे, कहते थे तुम्हारा वोट है और मेरा नोट है और मेरा भी वोट है, तो तुम्हारा तो केवल वोट भरा है ना, हमारा नोट और वोट दोनों है, तो तुम कैसे बोलोगे और तुम चुप रहो यहाँ हम बोलेंगे। तो सपा बसपा कांग्रेस हमारे नेताओं को लाती थी और यहाँ मुंह पर पट्टी लगा देती थी कि वहां वोट मांगने के लिए बोलना, लेकिन उनका हिस्सा दिलाने के लिए संविधान के बारे में सदन मत बोलना। मैंने जब पार्टी बनाई तो पहली बार में निषाद पार्टी आ गई लखनऊ में और अगली सीट पर मिल गया, क्योंकि पार्टी को आगे दल मिला। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल पहली बार में बल लेके पहुंच गया सदन में। दोबारा मैंने सदन में टेक्निकली जाने हैं, जीत के लिए पार्टी बनती है, हार के लिए तो बनती नहीं। तो 2018 में हमें अवसर मिला गोरखपुर में, जो आप कह रहे हैं, तो वहां तो मछुआरों की संख्या बहुत अधिक है। बस अंतर था, मैंने इतने कहा कि भाई कभी उस गुरु गोरक्षनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ, तो मच्छिंद्रनाथ की गुरु गोरक्षनाथ की पीठ है, उनके गुरु वहां, तो अगर मच्छिंद्रनाथ की पूरी पूरी संकल्पना परिकल्पना नाथ संप्रदाय उस मंदिर से है, तो कभी मंदिर के पुजारी माननीय योगी आदित्यनाथ सांसद थे, अब वो मुख्यमंत्री हो गए। अब निषाद राज का, अब मच्छिंद्रनाथ का वंशज है, चुनाव लड़ रहा है, तो बस अंतर कोई तो है नहीं। पहले पुजारी सांसद थे, अब उनका वंशज सांसद के लिए लड़ रहा, तो लोगों ने वोट दे दिया, सभी लोग वोट दे दिए, जीत गए हम। और उसमें पिछड़े और दलित वादा किए थे, सपा भी बसपा भी पीस पार्टी निषाद पार्टी, तो ये 5 पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवार प्रवीण जी थे। हम ये नहीं कहेंगे ये गलत करती है समाजवादी पार्टी, इसीलिए तो सत्यानाश है समाजवादी पार्टी, हमारा सत्यानाश पार्टी, क्योंकि वो जो भाड़े वाले पहलवान हैं वो सब लोग उनके भाड़ा लेते हैं और सलाह देते हैं, और भाड़ में जाए पार्टी, उनका तो काम हो गया, बस काम हो गया। पता चला ऐसा सलाह दे दिया, अरे सपा जीत गई, भाजपा हार गई, योगी हार गए, पूरा हम लोगों को 3 पार्टी गायब कर दिया कि उसमें निषाद पार्टी भी, पीस पार्टी भी, बसपा थी। ये पार्टियां नाराज हो गई और नतीजा हुआ कि 2019 में सपा अवसर नहीं दिया। भाई मैं तो मान ली एक दल का नेता था, आपके लिए दर्द देता, लेकिन जो गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर 4 सीटें जीते थे, तो फूलपुर में जो नागेंद्र पटेल था, पिछड़ी जात का युवा था, वो मुख्यमंत्री आ रहा था, उसका टिकट क्यों नहीं दिया? मतलब घर भर का टिकट दे देंगे, सैफई में सैफई के लोग ही पिछड़ों के नेता, बाकी प्रदेश के पिछड़े नेता नहीं है। तो हमें अंत में हमें जब दरवाजा सपा ने बंद कर दिया तो हमें माननीय योगी के पास आना पड़ा, माननीय भाजपा के पास है। मैं बधाई देता हूं कि जिस तरीके से त्रेता में निषाद राज को गले लगाया था भगवान राम ने, उसी तरीके से योगी मोदी अमित शाह ने गले लगाया, और मैं धन्यवाद देता हूं कि आज के दिन में सम्मान निषादों का बढ़ा रहा। सर आने वाला समय फिर से एक बार लोकसभा चुनाव के लिए आहट होने लग गई है, क्योंकि अगर देखा जाए विधानसभा के हिसाब से तो बसपा से और कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी आपकी है। कैसे रूपरेखा तय करेंगे, क्योंकि अब बीजेपी के साथ हैं आप, कैसे रूपरेखा तय करेंगे कि भविष्य में जो आपने बताया कि पूर्वज आपके निषाद राज और भगवान राम की जो मित्रता थी वो एक बार फिर से इसी तरह से अनवरत बनी? भाई हमारे लोग जिसे बटन दबा छूते थे वो हीरो, हमारा छूना बंद कर दिया, कांग्रेस हो गई जीरो। आप देखो कांग्रेस के 2 विधायक, हमारे 11 विधायक हैं। हम जब हाथी बटन छूते थे तो हाथी हीरो, अब हमें बनाती थी जीरो। हमारे लोगों ने हाथी से घृणा कर ली, पंजा से, अब हाथी पंजा साफ हो गई और साइकिल हाफ हो गई और भाजपा हमारे साथ हो गए। अब जो साइकिल छूना बंद कर दिया, तो आज के दिन में इसके मतलब हमारे पास जो वोट बैंक है वो पॉलिटिकली ट्रेंड है। हमारे पास वो कैडर से क्राउड जब थे तो बिन पेदे के लोटा थे हमारे लोग, कभी कांग्रेस कभी सपा का। अब कैडर तैयार कर दिया, हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिले में हमारे लोग ट्रेंड कार्यकर्ता हैं। वो पूर्णली राजनीति जानते हैं, वो जान रहे हैं कि संविधान में समस्याओं का समाधान है। आरक्षण हमारा सपा बसपा ने फ्री में समर्थन दिया कांग्रेस का 2004 से 2004। क्यों फ्री में समर्थन दिया भाई? क्योंकि हमें बर्बाद करना निषादों को, कि 18% आबादी निषाद अगर आरक्षण पा गए,
भाई हमारी गिनती 1961 में 70 लाख थी। संविधान बना है समस्याओं के, उसमें अनुसूचित जाति की सूची बनी, राष्ट्रपति नोटिफिकेट किया मझवार। हम कहते लेदरमैन को मिल रहा है, वाशरमैन को मिल रहा है, तो फिशरमैन उसमें है ना, मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोरी, 7 नामों से हम हैं, तो हमारे साथ अन्याय होगा। हम कहते हैं कि आज 1950 में देश आजाद हो गया, जब हमें क्रिमिनल कास्ट घोषित था तो हम कैसे डीएम के पास लेने जाएंगे? भाई डीएम एसपी बगल में बैठे हैं, हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज है जन्मजात अपराधी का, हम 5 साल लेने नहीं गए, अब लेदरमैन सारा हिस्सा खा गया, अब वो सब अधिकारी कर्मचारी हो गए, फाइल गायब। 2004 से 2014 सपा बसपा के सहयोग से केंद्र में सरकार चलती रही, भाजपा कांग्रेस की, और हमारी जो फाइल थी आरक्षण की, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट, हम लोगों ने आरटीआई में जब मांगा तो पता चला कि हमारे में जिसमें लिखा है कि उत्तराहा, दक्षिणा, मोची, अहिरवार, गहरवार लेदरमैन है, ठीक है, रजक, बैठा, कनौजिया, धोबी है, केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप कहाँ मझवार है, धीवर और कश्यप जो है तुरैया है, और उस फाइल से, और प्रजापति कुम्हार जो है तेली बढ़ई लोहार शिल्पकार है, ये फाइल जो थी वो गायब करा दिया, हमने उनके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया। आज के दिन में प्रमाणिक दस्तावेज मैं आरक्षण के हकदार सबसे पहले ये लोग हैं, हमने लिखा, तो उसको हमने सब दिया एविडेंस कि भाई तुम्हारी गिनती 1961 में हुई थी, तुम 70 लाख थे, और तुम्हारी गिनती सपा बसपा कांग्रेस करके 7,000 कर दिया, ये कलम से मार रहे हैं तुम्हें। और तुम्हारे मझवार 1991 से पहले मझवार का सर्टिफिकेट मिलता था, पुकारू नाम को हमारे पिछड़ी में डाल दिया। जब ऑलरेडी नोटिफिकेशन हो गया कि केवट मल्ला मझवार हैं, राष्ट्रपति गिनती भी कराते रहे, तो हमारे केवट मल्ला को पिछड़ी में डालना गैर संवैधानिक है। तो मैंने कहा भाई वकील बनाओ, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, द पार्लियामेंट द सुप्रीम, विधानसभा इज नॉट सुप्रीम, द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नॉट सुप्रीम, द पार्लियामेंट एंड विधानसभा सुप्रीम। कानून बनाने की ताकत लो। देखो दलितों ने जब सत्ता ली तो वो आरक्षण लेदरमैन का मिल गया, जब यादवों ने सत्ता ली तो ओबीसी का आरक्षण ले लिया, और उसमें 100% अपनी आबादी से 100% कब्जा कर लिया। अपर कास्ट ने देखो सत्ता ली, 10% आरक्षण लिख लिया। तुम्हारा लिखा हुआ तब मिलेगा जब सत्ता की चाबी लोगे तब। तो हमारे लोग ट्रेन बना लिया, रेल ट्रैक आंदोलन किया, गोली मार दिया समाजवादी पार्टी मेरे मारे। तो आज के दिन में वो आंदोलन जो है, पहले सड़क पर था, अब सदन में। मैं पहला नेता हूँ, पहला बेटा हूं समाज का कि प्रधानमंत्री तक वकालत करके इनके ज्ञापन को मैंने दे दिया। अब टेबल पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के है। निश्चित रूप से पहली अगर सत्ता में है तो आरक्षण के नाम पर पिछली सरकार गुमराह करती है कि कुछ नहीं कराया डॉक्टर ने आंदोलन के आरक्षण के नाम पर। तो उन्हें बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि योगी से पत्र लिखवाया 70 साल पहले, योगी जी के पत्र गए आरजीआई में कि हम क्या हैं, केवट मल्ला हम मझवार हैं कि नहीं, अनुसूचित जाति हैं कि नहीं है, पता कर लीजिए तब दीजिए हमें। योगी जी ने दिशा निर्देश मांगा आरजीआई से, आरजीआई ने 70 साल बाद पहली बार 18 जनवरी 2022 को लिखा कि नहीं केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जाति का हकदार। मेरे यहाँ गिनती हुई थी, सेक्शन मैनुअल 1961 जो प्रिंट है वो मैनुअल उत्तर प्रदेश सरकार का है, और ये सामाजिक न्याय मंत्रालय का मामला है, नोडल विभाग है। सामाजिक न्याय मंत्री ने भी बोल दिया। अब मेरा मामला संवैधानिक, लड़ाई संवैधानिक तरीके से होगी, तो मैं अपनी सेना को तैयार किया। दूसरा, हमारे पास 70 साल बनाम 9 साल बेमिसाल, 70 साल में हमें बर्बाद किया लोगों ने, मैं 9 साल में उन्हें क्या किया हूं। पहला काम 9 साल क्या बेमिसाल है, निषाद राज किले को पर्यटक स्थल घोषित कराना, 20 करोड़ 38 लाख रुपए निषाद राज के उस किले को बनवाने के लिए ब्याज देना, भगवान राम और निषाद राज की मूर्ति लगाना। कहा गया हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, इतिहास राजनीति की माँ होती है, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। जब इतिहास रहेगा तभी तो। अब गौरवशाली इतिहास पाके कहते हैं अरे यार ये तो सोच, हम तो क्योटा मल्लावा बिंदवा हमें नीचे दबाए रखा था, हम तो पंचम बाण निषाद है, हम तो राजनीति खून है, ये रूलिंग कास्ट है, ये काहे रनिंग कास्ट है। उन्होंने कहा कि अब पौआ नहीं चाहिए, झुआ भर वोट है, पौआ नहीं पीना है, झुआ भर वोट को पर्चा पब्लिक में नहीं जाना है, पौआ भर वोट, झुआ भर वोट अब किसी प्रेस मीडिया के बहकावे, हम किसी नेता के मकान नहीं आएगा। तुम्हारा वोट 5000 जो है, गांव में जब जाना खूब गया तो 40,000 50,000। 2017 में जब चुनाव लड़ा तो हम 40,000 50,000 30,000 वोट पाए, 3,000 2,000 वोट से भाजपा सपा हार गई। तो मैं कहता हूं कि जब इन्हें पढ़ाया, निषाद राज किले में मेला लगाता हूं, पर्यटक स्थल घोषित हो गया, हर साल उनके सोच को बदलता हूं मनोबल से दुनिया। तो अब वो कहते नहीं हम निषाद राज के वंशज हैं, भगवान राम के आत्म बाल सखा के हैं, ये हम लोग राम मंदिर बनाने गए तो गोली खाया, देखो झंडा टोपी
टोपी लगाया तो राम मंदिर अपने आप बन गया। अब हम झंडा टोपी लगाएंगे जय निषाद राज का, निषाद राज किला भी बन जाएगा और मस्जिद हट जाएगी। तो आज के दिन में पहला तो है, मैंने जब इनको 2018 में गोरखपुर जीता तो भाजपा को एहसास हो गया निषाद कि वो डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर साहब के साथ हैं। पहले तो इनके पौवा ये बिकाऊ पियाऊ कीमत था, अब कहते नहीं ये पावर वाले हैं, पार्टी वाले हैं, ये पॉलिटिकल हैं, अब वो पौवा पैसा वाले नहीं है। जब सपा बसपा 2017 में हार गई तब उनको भी लगा नहीं अरे यार ये तो बड़ी ताकत इनके पास है। 2019 में एक हो गया सपा बसपा, मैं मोदी के साथ खड़ा हो गया, सब ऐतिहासिक जीत हुई। तो एक पहला काम हुआ, आरक्षण के मुद्दे को मैंने प्रधानमंत्री गृह मंत्री तक टेबल पहुंचाया। 39 पार्टियां अभी बैठक हुई थी लखनऊ में, दिल्ली में, मोदी जी के नेतृत्व में। 39 पार्टियों में पूरे देश में एक निषाद पार्टी को आमंत्रण मिला, मतलब हम देश के मछुआरों का नेतृत्व करने का अवसर मिला। और वहां मैंने अपनी आवाज रखी मोदी जी के सामने और उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को। और उन्होंने कहा कि हमने कहा भाई पिछली सरकारों के गलत रवैये, उदासीन रवैये, धोखेबाजी से षड्यंत्र के शिकार लोग अपना संगठन बनाते आवाज उठाते हैं। पिछली सरकारों ने की आवाज को दबाया, भेजा, पावर का इस्तेमाल किया, लोग गुस्से में आए तो पार्टी बनाए कि अब हम पार्टी बनाएंगे, अब बाहर सदन में नहीं झगड़ा करेंगे, अब बाहर सड़क पर नहीं सदन में जाएंगे। अब ये दल जो है इनकी समस्याएं हैं, अगर पिछली सरकारों ने उपेक्षित की, अगर यहाँ भी उपेक्षा मिलेगा तो ये दुखी हो जाएंगे। इनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। मोदी ने कहा कि निश्चित रूप से सभी समस्या समाधान होगा, देश को राष्ट्रवाद में 1 नंबर ले जाना, अर्थव्यवस्था में 3रे नंबर लाना है, हमें पावर में लाना है और जन कल्याणकारी नीतियां लाना। ये हमारे पास आया 39,000 करोड़ रुपया, पहली बार 67 साल में ये लाइन कि 67 साल में केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया था मत्स्य विभाग को। विभाग था, मंत्रालय नहीं था। मत्स्य मंत्रालय लगा हुआ दिल्ली में 2014 में, 2013 में आया मत्स्य मंत्रालय लगा हुआ। 20,000 करोड़ रुपया एक दिया है, 6,000 करोड़ रुपया दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया 39,000 करोड़ रुपया 6 साल में। मछुआरों, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फ्री का बीमा और एक फ्री में किसान क्रेडिट कार्ड। मैंने बोला मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि जिसके पास खेत है तो किसान आ जा रहा है। ये खेत उजड़ा हुआ चमन है, ये 1857 की आजादी उजड़े हुए परिवार है, इनके पास तो कुछ है नहीं निषाद उपाय। कहना क्या चाहते हैं, हमने कहा उन्हें भी कुछ मिल जाए। तो उन्होंने ऑर्डर किया, वित्त मंत्री ने, आरबीआई ने ऑर्डर किया, जिस निषाद के पास जाल होगा, ताल होगा, नदी होगा या वो मछली के क्षेत्र में काम करना चाहता है तो बिना किसी गारंटी के आधार कार्ड के आधार पर 1,60,000 मिलेगा। गारंटी होगा 3,20,000 और उनको 7% ब्याज में 3% हम देंगे। उत्तर प्रदेश में मछुआ कल्याण कोष हमने स्थापना कर ली, बकाया 4% हम दे देंगे। 0% ब्याज पर हम उन्हें 1,60,000 रुपए देने की पॉलिसी बनवा दिया। मछुआ कल्याण हो गया ना। मुख्यमंत्री संपदा योजना, मुख्यमंत्री धन्यवाद दूंगा। 70 साल से हमारा आदमी पट्टा लेकर सत्ता देके दूसरे को सताया जाता था, सरकार को सत्ता पैसा देता था रेवन्यू। आज हम उन्हें मुख्यमंत्री संपदा योजना 15 करोड़ पिछले बार, इस बार हम उन्हें दे रहे हैं कि हर पट्टे धारक को 3,20,000 हम फ्री में दे रहे हैं, अनुदान जहाँ काम करे। आज के दिन में निषाद राज बोट योजना है। मछुआ कल्याण कोष में मैंने 25 करोड़ लाया, 25 करोड़ पिछला है, 50 करोड़ उनके लिए हम एक मैरिज हॉल निषाद राज का बनवा रहे हैं। उसमें हम शादी तो राजा जैसे होगी निषाद के बेटे की, उसमें हम 10 कंप्यूटर लगाएंगे, लड़के लड़कियों को उसमें बैठाएंगे। उसको हम नेशनल लेवल के जो कोचिंग सेंटर है बड़े बड़े, मैं मोदी के पास बैठूंगा तो ऑर्डर तो हो ही जाएगा, उसको कोचिंग सेंटर से जुड़वाएंगे कंप्यूटर को, गांव वालों को। वही गांव में बैठा हुआ बेटा, गरीब का बेटा जो एकदम उपेक्षित है 70 साल से, उसके बेटे को कोचिंग कराकर बड़े लोगों के बेटों के बराबर उनको ला के उनको हम IAS PCS और उनको अधिकारी कर्मचारी विकास के मुद्दा हम जोड़ेंगे। दूसरा, उनके लिए फीस के लिए, कोचिंग के लिए, ड्रेस के लिए, ये सारी व्यवस्था मैंने की। उनके इलाज के लिए मैं लाया कि अब देखिए प्रधानमंत्री का आयुष्मान भारत नहीं है, गरीब हैं बेचारे, जिनके पास नहीं वो कैसे तड़पेंगे। उन किसी के पास जाते हैं, वो गरीब आदमी जो है कमजोर डॉक्टर के पास जाता है, छोटे डॉक्टर के पास, बड़ा रोग लेके भी छोटे डॉक्टर के पास मर जाता है। मैंने उनके लिए 5 लाख रुपए तक का आप हमने कहा जाके इलाज कराओ और इलाज करा तुरंत कागज जमा करो। और मैंने पॉलिसी बनवा दी, 3 दिन के अंदर मेरे विभाग के लोग आनाकानी करेंगे, सीधे DM के आ जाएगा ऑनलाइन, और 5 दिन DM में आनाकानी करेंगे तो सीधे यहाँ आ जाएगा निदेशालय, 9वें दिन तुम्हारे खाते में पैसा चला जाएगा। तो मैंने एक व्यवस्था बनाई पॉलिसी की, उनकी शादी के लिए बनाई और स्किल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गरजेगा जरूर। तो मैंने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से पॉलिसी बनाई कि उसमें 2% पैसा, मतलब हम अलग से पैसा हर साल लगभग 50 लड़कों को हम
वो व्यवसाय सिखाएंगे, मतलब उनको जिले पर ट्रेनिंग कराएंगे व्यवसाय का, प्रदेश में लाएंगे और दूसरे प्रदेश में ले जाएंगे, उन्हें ज्ञानवान बनाएंगे, फिर अनुदान देंगे, फिर धनवान बनाएंगे। हर साल मैंने वापस। तो ये हमारी है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केस सिस्टम है कि जिन महिला को हम बनवाएंगे और 3,20,000 रुपए का केज हम देंगे और 1,60,000 रुपए उसे वहां दिला देंगे जो है, तो आधा सब्सिडी हम दे देगा, तो वो फ्री में केज उसका हो जाएगा। और वो बड़े बड़े जलाशयों में हमने 5% 10% जो बड़े बड़े डैम हैं उसमें हम उन गरीबों को दे देंगे, उसमें हमने पॉलिसी बना रखी है। उन गरीब के लोग अपने जलाशय में जलाशय डाल लेंगे, प्लास्टिक का तैरता हुआ, उसमें आसान से मछली कर लेंगे। हमने 15,000 लोगों को सेलेक्ट करा पिछली बार और उसमें से 14,500 निषाद है। पहली बार है, जैसे मान लीजिए 1 रुपए नहीं मिलता था निषादों को, बदले में जब 5 दिन आता था खिलाते पिलाते, ठीक है ना, बस वोट लेके सरकार बना के 5 साल लतियाते, यही 70 साल से चल रहा था। मैंने जब इन्हें बता दिया तो अभी देखिए गाजीपुर के रविंद्र निषाद को 2 करोड़ की मिल है, 1,20,00,000 उसे अनुदान दिलवा दे बिना घूस के। रीना निषाद है अम्बेडकर नगर का, 1 करोड़ की 2 करोड़ की मिल है, 1,20,00,000। हमारा जो है अशोक निषाद है बस्ती का, 1 करोड़ की मिल है। हमारे तमाम ऐसे जो 50 लाख है, 30 लाख का उसमें सब्सिडी। अभी हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष गई एक लेडी देखे होंगे, उसे 20 लाख की गाड़ी में दिलवाए, 12 लाख का अनुदान है। अभी मनोज कश्यप हरदोई का है, उसे 2 करोड़ की मिल है, 1,20,00,000। ऐसे बहुत है, 14.5। पहली बार है ना, उन्हें उद्योग से जुड़ रहे हैं लोग, रूप से उन्हें उद्योग सिखा रहे हैं, उन्हें अनुदान देकर आगे बढ़ा रहे हैं। और एक मिल लगने का मतलब कम से कम 1000 लोग उसके अंदर जुड़ेंगे उस नेटवर्क से, निश्चित रूप। तो हम इनके लिए इनको बता रहा हूं कि धन की देवी लक्ष्मी जो होती है कमल पर होती है, कमल पानी में होता है, असली धन तो पानी में है। 10 पैसे का डालो, 3 महीना सेवा करो, तो 3 रुपए का इतना बड़ा दे दो, हम खरीद देंगे रिवर रेंचिंग। मतलब मत्स्य पालन को एक उद्योग का दर्जा, निश्चित रूप से मत्स्य पालन से इतना बढ़िया उद्योग दर्जा कोई है नहीं कि अगर आप 10 रुपया किसी बैंक में डालेंगे तो 10 साल बाद दुगना होगा, आप पानी में डाल देंगे तो 1.5 साल बाद दुगना हो जाएगा। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का बेबाक इंटरव्यू। निश्चित तौर पर उन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए जो युवा पीढ़ी है उसके लिए जितने जनहितकारी निर्णय लेने की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्णय उनके जीवन को एक महत्वपूर्ण स्थिति में लाकर के खड़ा कर देंगे और कहीं ना कहीं समाज की उस विचारधारा से उनका मेलजोल बढ़ेगा जो आज आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने सहयोगी राहुल वर्मा और संतोष पांडे के साथ मैं संदीप कुमार, TV 100।